यहाँ से या आप सभी लोगों को जी उधर से करेंगे तो ठीक रहेगा। इधर से सभी लोगों को, सब बहनों का भी फोटो आएगा इसमें ऐसे ये पकड़ लेंगे यहाँ से बोलेंगे चलो। हमारे साथियों, बहुत ही आकस्मिक कार्यक्रम बनाया गया। मेरा कई राज्यों में राज्य अधिवेशन लगे हुए हैं। गुजरात के पाटन में गुजरात स्टेट का स्टेट कन्वेंशन मेरा था 17 सितंबर को। वापस जाना था तो जगह साहब ने कहा कि आपका राजस्थान स्टेट का जो अधिवेशन है वो डूंगरपुर में होने वाला है। हम चाहते हैं कि आपके ठीक 4 दिन का समय हमें मिले। तो वहाँ पाटन में 17 सितंबर को कार्यक्रम समाप्ति के बाद में बहुत घनघोर बारिश हो रही थी। 18 तारीख को मॉर्निंग में मैं आपके राजस्थान में प्रवेश किया सांचौर से। सांचौर के बाद में शाम तक पहुंचा डूंगरपुर में। 18 तारीख का मेरा डूंगरपुर में प्रोग्राम था। शेडवा एक जगह पड़ती है, शेडवा में वहाँ भी जिला का अधिवेशन था बहुजन पार्टी का। उसके बाद में मैं वहाँ से कल सवेरे पहुँचा आपके झुंझुनू में, और झुंझुनू में नगली गांव के अंदर नगली डिप्सी करके एक गांव है, वहाँ पर पंचायत में मेरा जिला का अधिवेशन वहाँ हुआ। रात में मुद्री ठहरा, उसके बाद मॉर्निंग में यहाँ आपके यहाँ सीकर जिले में प्रवेश किया और आज इस कार्यक्रम में आप लोगों तक मैं पहुँचा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद अगला मेरा प्रस्थान होगा आगामी कल। उसके बाद वाराणसी में 24 सितंबर को बड़ा सम्मेलन है हमारा। लाखों लोगों की संख्या के साथ हम जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे अपनी विरासत को बचाने के लिए। तत्पश्चात मऊ की घोषी में 25 तारीख को रहूंगा। वापस रिटर्न आने के बाद में दिल्ली आऊंगा और मथुरा में भी प्रदेश की विरासत को बचाने के लिए 27 को वहाँ के जिलाधिकारी कार्यालय का लाखों की संख्या में कार्यक्रम है। 28 को दिल्ली में मीटिंग है। उसके बाद 29 तारीख को डायरेक्ट हैदराबाद के लिए रवाना होगा और फिर 30 को वहाँ सम्मेलन करने के बाद में 30 की नाइट को ही मैं वापस रिटर्न होगा। 1 तारीख को अक्टूबर में आपके यहाँ का कार्यक्रम है, पूरे राजस्थान राज्य का अधिवेशन होने जा रहा है। तो उस राजस्थान राज्य के अधिवेशन की तैयारी के अंतर्गत ये आज आपका सीकर जिले का ये बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यक्रम है। जो भी मेरे यहाँ पर आदरणीय बड़े बुजुर्ग पधारे हुए हैं इस कार्यक्रम में, मैं दिल से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरी माता शक्ति माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में हिस्सा हुई। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय आदरणीय जयनारायण साहब वारिया जी, रईसा बानू मैडम, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक सामाजिक संगठन है, एक तंजीम है, उसकी आप पदाधिकारी हैं। हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम के ऑनरेबल मुंचन साहब और मातृशक्ति में हमारी सुमन राडिया मैडम जी, सावित्री घाटोलिया मैडम, शाकिर पायलट जी, रविंद्र सिंह गोड़े साहब और तमाम हमारे इस बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अधिवेशन में पधारे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों, हमारी बेटियां, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। सामाजिक क्रांति के बगैर राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है, ऐसा संविधान निर्माता विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बगैर समाज में जागरण किए हुए, जागृति लाए हुए कोई भी राजनीतिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। और इस कार्य के लिए उन्होंने अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जैसे ही वो उतरे, देश दुनिया का ज्ञान अर्जित करने के बाद आप सभी लोगों को मालूम है कि 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और 1891 से लेकर के 1916 तक मात्र 25 साल की उनकी उम्र थी।
1916 से वो सार्वजनिक जीवन में भारत में उतरे। देश दुनिया की पढ़ाई पढ़ने के बाद और ब्रिटिश इंडिया के उस कार्यकाल में जब ब्रिटिश से भारत चलता था, उसमें हमारे हजारों साल से पीड़ित और प्रताड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए, अपना अधिकार दिलाने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1916 में मांग किया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। 25 साल का नौजवान आज की तारीख में, वर्तमान में पता नहीं होता है मुझे भविष्य में करना क्या है। बहुत सारे तो हमारे समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, एमए पीएचडी हैं, राजकीय सेवा में रहे, आज भी हैं, उन तक को भी मालूम नहीं है हमारा भविष्य कहां पर है, हमें किन की वजह से ये अधिकार हमको प्राप्त हुए और हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य कितना अंधकार में है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज भी लोगों को मालूम नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं पामसेप जैसे महान संगठन को, जिसकी प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी देश में खड़ी की है। पामसेप वो संगठन है जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने तैयार किया। भारत का एकमात्र इकलौता पहला संगठन जो पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाने का काम करता है। बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को, लोग ये सोचते हैं अरे हमें समझाने की पढ़ाने की जरूरत क्या, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले उन्हीं को जानकारी, उन्हीं को समझाने का काम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को ही, जो क्या बुद्धिजीवी मानते हैं, वो मानसिक नाम का संगठन देश में क्रांति करने के लिए बनाया गया संगठन है, उनको इस बात का रियलाइज कराता है कि ये तो आप पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ है, ये पढ़ा लिखा वर्ग अपने आप से पैदा नहीं हुआ है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने आहुति दी है, अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी लगाई, अपने परिवार को खपाया है, अनपढ़ लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर के 108 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ। 1848 से लेकर के 1956 तक 108 साल हो गए। आधुनिक भारत ने क्रांति के अग्रदूत, इस देश में शिक्षा के जनक जो माने जाते हैं वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब हैं। 1827 को 11 अप्रैल को पैदा हुए और 1848 को उन्होंने देश के मूल निवासियों की बहुसंख्यक लोगों की लड़ाई लड़ने का, जो वनवास से, जो ब्राह्मणवास से पीड़ित लोग थे, उसके शिकार लोग थे, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। 1848 में शुरू किया, मगर इतिहास में क्या पढ़ाया गया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। 57 पहले आता है या 1848 पहले आता है? 48 पहले आता है। हजारों साल की गुलामी से जो दुखी थे, पीड़ित थे, शिक्षा से जो वंचित थे, कर्म कांडों के नाम पर, धार्मिक मानदंडों के नाम पर जो हजारों साल से हमारे समाज को अशुद्ध बना के रखा था, अधिकार वंचित बना के रखा था, उन लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, जो ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र माने जाते के थे, उन्होंने शिक्षा का अलग दिलाने का काम किया। 1848 में शुरुआत किया। और कितने पढ़े लिखे थे? मात्र 7वीं पास। वो 7वीं पास व्यक्ति को मरणोपरांत बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो दुनिया में 6 विद्वानों में से एक कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, 7वीं पास व्यक्ति को 32 डिग्री रखने वाले व्यक्ति ने अपना गुरु माना। अंगूठा देव व्यक्ति को, राष्ट्र संत कबीर साहब को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। क्यों? आज जब कबीर साहब की उम्र में लोग पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं,
40-40, 50-50 हजार रुपए रिसर्च करने के बाद जो स्कॉलरशिप मिलता है हम लोगों को, क्या था कबीर साहब के अंदर में ऐसा? कबीर साहब ने कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भरी 20 खाए संसार। उनकी वाणी में ही गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, निहत्ते थे वाणी में, उनकी इतना ज्ञान भरा हुआ था और उस ज्ञान की वजह से समाज को रास्ता दिखाने का काम कर रहे थे। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दरी बनाए, तापे मुल्ला भाग में क्या बहरा किसी को नहीं बख्शा जो पाखंड फैलाने वाले लोग थे। मस्जिद कागज कलम छुओ नहीं, मस्जिद कागज छुओ नहीं, कलम नहीं ना हाथ। ये कबीर साहब की वाणी है। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कबीर साहब को, राजपूता फुले साहब को जब फुले साहब सारी जिंदगी समाज के लिए लड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, तब बाबा साहब अम्बेडकर पैदा। आपको आश्चर्य लगेगा, ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं, कहीं पढ़ा ही नहीं, किसी किताब में कक्षा 1 से लेकर एमए पीएचडी तक हमने पढ़ाई किया। ये बात तो आज तक कहीं सुनाई ही नहीं थी आप लोगों को। 1890 में ज्योतिबा फुले साहब चले जाते हैं, 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है। लेकिन अपनी जिंदगी में फुले साहब ने जो अपना तजुर्बा, जो अनुभव रखा, उस अनुभव के आधार पर गुलामगिरी नाम का एक किताब लिखा। गुलामी से आजाद करने के लिए उस गुलामगिरी नाम के ग्रंथ में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। किसान का कोरा नाम का एक किताब लिखी, 7वीं क्लास व्यक्ति ने बड़ी बड़ी ग्रंथ लिख कर लिखे, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा, तब जाके लगा कि ये तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वो अपने समाज को पढ़ाने की बात करते थे तो ये ऊंची जाति के लोग जो आज आपके पैरों में सिर्फ पटक करके वोट की भीख मांगते हैं, ये लोग उस समय कहा करते थे, बोले या तो इस काम को बंद कर दो तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया, और जब ये ऊंची जाति के लोग उनसे धमकाने लगे, पिताजी को डराया गया और कहा अपने बेटे को समझाओ तो हम इसकी हत्या कर देंगे, ये धर्म विरोधी काम कर रहा है, शूद्रों को, अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है शास्त्रानुसार, और ये पढ़ाने का काम कर रहा है, धर्म विरोधी काम कर रहा है, इसको रोको नहीं तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। पिताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटे तुम ये जो काम कर रहे हो ये गलत काम है, ऐसा शास्त्रानुसार नहीं करना चाहिए। किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना है ये पंडित लोग तय करते हैं, ये काम बंद कर दो। उन्होंने कहा पिताजी मैं ये काम बंद करने वाला नहीं। उससे जाकर के पिताजी ने कहा ठीक है, तो घर में तुम्हारे लिए हमेशा के लिए दरवाजे कर दो, या ये घर छोड़ दीजिए हमारा। बोले घर छोड़ना मंजूर है, मगर मैं समाज की लड़ाई करने के लिए, समाज के लिए जो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, इसलिए उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। पहली बार जिन शासक जाति के लोगों ने, हमारा तो छोड़िए, अपनी महिलाओं तक कोई पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया था, 11 बच्चियों को, 11 महिलाओं को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने यहाँ स्कूल खोलने का काम किया। और जब घर से निकाल दिया तो फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला ने अपने घर में रखा और कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप मेरे घर में रहिए, यहीं से आप पढ़ाने का काम शुरू कीजिए। शिक्षा की देवी जिनको कहा जा सकता है वो सावित्रीबाई फुले जी है, लेकिन सरस्वती जी को ज्ञान की देवी माना जाता है। ये तर्कशास्त्र की बात है। कितनी डिग्री आती, कौन से स्कूल में पढ़ी, कहां से पीएचडी किया उन्होंने, इसको शिक्षा की देवी कहा जाता है। वास्तविकता तो असल में हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए जो सिलेबस में पढ़ाना चाहिए सावित्रीबाई फुले है।
साथियों, ये लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है और जब सार्वजनिक जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर उतरे तो हमारे बहुसंख्यक लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से मांग किया। अंग्रेजों ने उनकी बात को माना समझा। सबसे पहले तो वो ये जानते थे कि संगठित शक्ति से ही कोई बड़ा परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। अकेले अकेले लड़ाई लड़ करके, अकेले अकेले गले कुचे का संगठन बना करके हमें कोई बड़ा काम, बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात समझ में आ गई थी। तो 1916 से लेकर के 1932 तक कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल तक लगातार पूरे भारत में घूम घूम करके उन्होंने राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया, संगठन की शक्ति खड़ी की और उस संगठन की शक्ति की वजह से ही भारत से लेकर के अंग्रेजों तक, इंग्लैंड तक जाकर के हमारे लोगों के हक की लड़ाई लड़ने का काम किया। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में गए, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो गांधी जी ये कह रहे थे कि मैं ही नेतृत्व का नेता हूं, अम्बेडकर नहीं है। अम्बेडकर को समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, भारत की समस्त प्रजा को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। और अज्ञानी लोग अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? उनको तो समझ ही नहीं है। ऐसा तर्क मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाबा साहब जब उनका नंबर आया, खड़े हुए, तो गांधी वैसे तो पहले से कपड़ा नहीं पहनते थे और भी उनकी हजामत करके और भी उनको नंगा करने का काम बाबा साहब ने किया। अंग्रेजों के सामने ये जो महात्मा कहते हैं अपने आप को, ये महात्मा नहीं है, ये षड्यंत्रकारी हैं। ये कह रहे हैं कि भारत की समस्त प्रजा को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल सरकार को जो टैक्स देने का काम करते हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और जो ग्रेजुएट है उनको होना चाहिए। मगर बाबा साहब ने कहा मैं इनकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। अंग्रेजों के सामने कहा, तो अंग्रेजों ने पूछा तो आपका क्या आधार है, किस आधार पर आप लोग क्या चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा आज हमारे लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो इसके लिए हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है उनके धर्मशास्त्र। हजारों साल से इन्होंने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, स्वस्थ रखने से वंचित रखा, तो ग्रेजुएट कहां से होंगे? और ये ग्रेजुएट को वोट डालने के अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। और इन पाखंडों को, इन धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना चाहिए, ऐसा ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और मनुस्मृति को जलाने का काम किया। सामान्य काम नहीं है ये, अपनी जान जोखिम में डाल करके बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जैसे जो गुलामी का ग्रंथ है हमारी, न जाने कितनी हमारी बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में गंदी गंदी गालियां देके रखी हुई है, प्रताड़ित करने के लिए उनके नियम बनाए हुए हैं, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आग के हवाले किया, जलाया। जिसको ये धर्म ग्रंथ कहते हैं उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने फूकने का काम किया। साथियों, इस तरीके से बाबा साहब ने कहा कि जिसकी उम्र, जो बच्चा पैदा हुआ है इस दुनिया में, भारत की सरजमी पर जो पैदा हुआ है, और पैदा होने के बाद में जाहिर सी बात है उसकी उम्र बढ़ना निश्चित है। उम्र बढ़ते 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 जिसकी उम्र 21 साल हो जाएगी उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति के एक वोट की कीमत एक होगी, ऐसा संविधान में प्रावधान किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। और वो वोट डालने वाला जो व्यक्ति होगा, वो चाहे अदानी हो,
रुपया, अरबों खरबों रुपया है उसके पास, अगर वो चाहे बीजेपी के नरेंद्र मोदी को ही जाकर के वोट डालने का काम क्यों ना करे, जब काउंटिंग होगी तो उसका वोट 1 लाख गिना जाएगा, 1 गिना जाएगा, 1 ही गिना जाएगा। और हमारा मजदूर झाड़ू लगाने वाला जो किसान आदमी है, अगर वो वोट डालेगा तो उसका भी 1 ही गिना जाएगा। आप गरीब लोगों को, रानी हो या बहनरानी हो, हर व्यक्ति के वोट की, हर महिला हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति की वोट की कीमत जो वो 1 होगी, ऐसा बराबरी और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको खड़ा कर दिया। ये वोट की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। भारत की जिसकी उम्र 21 साल होगी, एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, ये पहले नंबर की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लोहा मनवाने का काम किया। दूसरे नंबर पर हमारे हजारों साल से जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं, उनको 2 बार वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। पहली बार जब वोट डालेंगे तो SC ST की जो जनता है, जो लोग हैं, वो SC और ST के लोगों को ही चुनने का काम करेंगे पहले वोट से। जैसे उदाहरण के लिए आज भारत भर में 543 सांसद चुन के जाते हैं, चुनते कि चुनते। आपकी राजस्थान के अंदर में 200 विधायक चुन के भेजती है जनता। तो पहली बार जब वोटिंग होगी, तो पहली बार जब वोट डलेगा तो उसमें केवल SC और ST के लोग ही चुनने का अधिकार SC ST के लोगों को होगा। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं। उससे क्या होगा, SC के अंदर में केवल एक देखभाल जाति तो है नहीं, SC के अंदर केवल एक रेगल जाति तो है नहीं, केवल एक समाज जाति तो है नहीं, धोबी तो है ही नहीं। केवल SC के अंदर में 1703 जातियां आती हैं पूरे भारत के अंदर में, शेड्यूल कास्ट के अंदर। तो 1703 जातियों में से जो सबसे लड़ाकू आदमी होगा, समाज की लड़ाई लड़ने वाला, हर सुख दुख में हर जगह अपना खड़ा होकर के समाज के लिए लड़ेगा, ऐसे लड़ाकू आदमी को सबसे पहले चुनने के काम पहले वोट से जनता करेगी और SC ST के लोग ही करेंगे। खड़े हो सकते हैं 1703 जाति के लोग। अब राजस्थान में 1703 जाति के लोग रहते नहीं, भारत की बात कर रहा हूं। राजस्थान में SC ST में कितनी जाति आती है, ये तो लिस्ट निकल जाएगी यहां से। तो पहले चुनाव में सबसे लड़ाकू किस्म के आदमी जब विधानसभा में पहुंच जाएंगे या देश की लोकसभा में पहुंच जाएंगे, एक बार चले गए लड़ने वाले आदमी, तो दूसरे चुनाव में होगा दोबारा, जनरल चुनाव होगा, सामान्य चुनाव होगा, उसमें सवर्ण जाति के लोग भी खड़े हो सकते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी खड़े हो सकते हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग दोबारा भी खड़े हो सकते हैं। जो पहले चुनाव में हार गए वो दूसरे चुनाव में दोबारा भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान बाबा साहब ने किया। तो क्या होगा, दोबारा भी हमारे लोग चुनने का अधिकार। अगर मंडली को भी चुनना है या पिछड़े वर्ग के लोगों को चुनना है तो उनके सामने ये संकट खड़ा कर सकते थे कि हम आपको वोट क्यों डालें, बताइए क्यों वोट डाला जाए आप हमारी जाति का आधार मतदान कराएंगे क्या? इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों ना वोट डाला जाए? शेड्यूल कास्ट के लोगों के सामने संकट खड़ा करते, आदिवासी भाइयों के सामने संकट करते। अभी आज का बिल क्या चल रहा है, महिलाओं को 33% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा बिल की प्रावधान कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं है कि ये 33% लोगों को ऊपर ही ऊपर अच्छा लगता है। नहीं, महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हाँ तो मिलनी चाहिए, हम तो मना कर रहे हैं, मगर कौन सी महिलाओं को मिलनी चाहिए? हाँ ये है बात, सवाल यहां खड़ा होता है। क्या हमारे समाज की जो लड़ाकू महिला है उनको मिलेगा? तो उससे ये बात समझ में, अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं उससे आपको महिला बिल के बारे में समझ में आ जाएगा। तो 2 बार वोट डालने का जो अधिकार था वो खत्म करके गांधी जी ने एक ही बार वोट डालने का अधिकार दिया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट की जगह पर
सेपरेट इलेक्टोरल की जगह पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह पर उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरल लागू किया। एससी एसटी की 131 सीटें तो हैं, मगर उसको कांग्रेस और भाजपा तय करती है कि कौन सा आदमी को चुनाव लड़ना है। जिसको जनता चुनवाना ही नहीं चाहती है, उसी व्यक्ति को जो नकारा है, समाज की किसी भी बात को बोलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही, गुलामों को भी टिकट देने का काम कांग्रेस या भाजपा के लोग करते हैं। और वो कहते हैं ये तुम्हारा नेता है, इसको आप लोग वोट डाल करके विधानसभा संसद में पहुंचाओ, और वो बोलता ही नहीं। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो वहां लाखों आदमी पहुंचता, वहां खटिया खड़ी करता है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से हमारे समाज में नेतृत्व विहीन नेता पैदा हो गए। देश के संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियों को जलाया गया। किसी भी नेता की कोई बोलती बंद हो गई थी, कोई आवाज नहीं उठी। हमारी महिलाओं के साथ में आए दिन अन्याय अत्याचार होते हैं, मगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ज्योतिबा फुले साहब थे जो माली जाति से थे, आज अशोक गहलोत जी भी आपके माली जाति से राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। फुले साहब ने तो गुलामगिरी ग्रंथ लिख करके समाज को आजाद करने के लिए रास्ता दिखाया, मगर अशोक गहलोत जी जो हैं वो समाज को गुलाम बनाने के लिए, कांग्रेस का पिट्ठू पिछलू बनाने के लिए सारी जिंदगी कमाने का काम कर रहे हैं। क्या किया कांग्रेस ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। What गांधी एंड कांग्रेस हैव टू अनटचेबल्स नाम का किताब लिखा, बाबा साहब ने, पढ़ लीजिए उसको। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। एक ही किताब में बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई है, माननीय काशीराम साहब की बदल दी। और उस किताब को पढ़ने के बाद बाबा साहब की काशीराम साहब ने कहा जिंदगी लगाई जाए ऐसा मकसद आज मुझे मिल गया है, और मरते दम तक समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए साथियों, हम लोगों को सही रास्ता समाज को दिखाने की जरूरत है। बाबा साहब खुद कहते थे ये जनता हुआ घर है। माननीय काशीराम साहब ने एक को सामनाथ कहा, एक को नागनाथ कहा। अब नागनाथ अगर डसेगा तो आदमी बचेगा, सामनाथ डसेगा तो भी उसकी नाम सकते हैं, वो बचने वाला नहीं है। कांग्रेस को नागनाथ और बीजेपी को सामनाथ, कांग्रेस को सामनाथ, बीजेपी को नागनाथ कहकर के काशीराम साहब ने समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। और ये बात कही कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी को डर लगने लगा था उस समय बहुत तेज से, यार बात तो सही कह रही है। हमने तो अभी तक लोगों को मूर्ख बना के रखा। हर चुनाव में इंदिरा गांधी जी भाषण देती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज तक तो गरीबी हटी नहीं, इंदिरा गांधी जरूर हट गई, गरीबी नहीं हटी। फिर सोनिया गांधी उनकी बहू आ गई, राजमाता सोनिया गांधी जी, तो उन्होंने तो गरीबी के लिए कितना हमने नीचे पहुंचाया है। हमारी सास ने जितना सत्यानाश किया उससे ज्यादा इनका हुआ कि नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए उन्होंने 2007 में अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनाई, आयोग गठित किया। तो अर्जुन सेन गुप्ता ने कमेटी की रिपोर्ट ले जाकर के पब्लिश किया और कहा कि 83 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि प्रति व्यक्ति की इनकम 6 रुपए से लेकर 11 रुपए तक है। इतना सत्यानाश हमने समाज का किया है, और इतना सर्वनाश किया है कि लोग अपना इज्जत से 2 वक्त की रोटी खाने लायक भी नहीं रहने चाहिए। इसके लिए मिड डे मील योजना चलाई उन्होंने, फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया, खाद्य सुरक्षा नाम जैसा कानून भारत में कांग्रेस की देन है, भुखमरी के कगार पर पहुंचाया और फिर कहा हम किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। अरे तो सरकार तो आपकी खूबसूरती की वजह से नहीं मिली है, ये अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मिली है, हम लोग संविधान के अंदर में मिली है। 1848 से 1956 तक 108 साल के लंबे संघर्ष के बाद में यह अधिकार हमको प्राप्त हुआ है, और आज हम खतरे में पड़ा हुआ है।
और दोनों ने योजनाबद्ध बना करके, योजनाबद्ध तरीके से बना करके इसको खतरे में डालने का काम, आज संविधान को बदलने की बात हो रही है। तो ये सारा षड्यंत्र जो है ये दुश्मनों ने प्री प्लान करके, अभी हम राजनीतिक लेवल पे बात करें तो राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो 3.5% शासक जाति के लोगों की आज भारत में 6-7 राष्ट्रीय पार्टी है। लोग प्रतिनिधित्व कानून के तहत एक भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की उनकी क्षमता नहीं, मगर ग्राम पंचायत का सरपंच पंच बनाने की उनकी हैसियत नहीं है। वो देश का राष्ट्रपति बना रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो प्रधान नहीं बन सकते हैं वो प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अपने वोटों के आधार पर उनकी हैसियत नहीं है। हमारे लोग जब उनको ताकत दे करके उनको हाथी बनाने का काम करते हैं तो खुद क्यों नहीं बन सकते? यही है वोट का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों में लिख दो तुम्हें देश की शासन करती जमात बनना है, शासन करती जमात बनना है। ये वोट का अधिकार जो दे रहा हूं आप लोगों को, इससे आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। मगर आज इस वोट की वैल्यू को 0 कर दिया। लाल लगा करके लोग वोट डालने का काम करते हैं, आज वो वोटों की वैल्यू 0 हो गई है। ईवीएम नाम का राक्षस भारत में कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस ने ईवीएम डालने का काम किया और बीजेपी इस पर अमल कर रही है। ये चोर चोर मोसे में भाई है, दोनों ही चोर है। अरे चोरों के रखते हटाएंगे नहीं, सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसके लिए संगठित शक्ति का निर्माण हमको करना है, अपनी ताकत बढ़ानी है। हार जाएंगे मगर हम इन दोनों में से किसी को वोट नहीं डालेंगे ना डालने देंगे किसी को। इस बात की लड़ाई हम लोगों को शुरू करनी होगी। और इस बहुजन मुक्ति पार्टी का जो नाम है ये केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी एक क्रांति का नाम है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी एक आंदोलन का नाम है। 22 स्टेट में हम लोग नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, 22 राज्यों में हमारी शाखाएं चल रही है। अभी लोग क्या पूछते हैं हम लोगों से, लोग कहते हैं अरे भैया आपका कोई विधायक है, आप 6 दिसंबर 2012 से पार्टी चला रहे हैं, कोई सांसद है, कैसे परिवर्तन लाएंगे? जब तक सांसद विधायक नहीं होगा तब तक कैसे आप लोग क्रांति करेंगे? तो मैं उन लोगों को इस मौके पर सीकर के पहली बार इस अधिवेशन के मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कुटिया थी और एक हथेली थी, दोनों सहेली दोस्त थी। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। दोनों एक साथ में प्रेग्नेंट हुई, तो 6 महीने के बाद में दोबारा जब वो कुटिया जो है हथेली से मिलती है, अपनी सहेली से कहती है मेरे तो 5-6 बच्चे पैदा हो गए, तुम्हारा कुछ हुआ? ना बहन मेरा कुछ नहीं हुआ। इन 6 महीने के बाद मुलाकात होगी अगली, बोले हम्मी आपका कुछ हुआ? मेरे तो फिर दोबारा आधा दर्जन बच्चे पैदा हो गए, बोले मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी बार फिर 6 महीने के बाद मुलाकात होती है, बोले अभी कुछ हुआ? ना 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 कुछ नहीं हुआ। बोले मेरे तो फिर आधा दर्जन बच्चे पैदा हो गए। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि कुतिया 6 महीने के बाद में अपने बच्चों को जन्म देती है, और वो भी 6-7-8 आधा दर्जन से कम नहीं देती, ज्यादा देती है। मगर एक हथनी जो होती है, हाथी जो जानवर है, हथनी जो होती है मादा हाथी, वो कम से कम 22 से 24 महीने के बाद में एक बच्चे को जन्म देती है। तो जो लोग कुत्ते विधियों की जैसे पैदा होते सांसद विधायक के रूप में, जब कुत्ता मरता है तो कोई खबर आती है, हैं? लोग कहावत कहते हैं कुत्ते की मौत मारा गया, कहते कि नहीं कहते? कुत्ते की, अरे कुछ नहीं क्या समझ, कुत्ते की मौत मारा गया। ऐसे ही लोग जब वाहन निकलता है कोई सड़क पे तो कोई कुत्ता जो है इधर तो भागता है, जब से तो लपेटे में आकर तो उधर ही जाकर खुरचना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, वही कचूमर निकल जाता है।
मगर जब हाथी निकलता है तो 1 किलोमीटर इधर लाइन खड़ी रहती है। जब हाथी अपने बच्चों को लेकर निकलती है 1 किलोमीटर की लाइन इधर लग जाती है, सारा रोड जाम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बहुजन मुक्ति पार्टी एक मादा हाथी के समान है। जिस समय बच्चा पैदा होगा, जिस समय होगा, थोड़ा समय लगेगा, लगने दीजिए। जब पैदा होगा तो पूरे भारत में जलजला आ जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा। जब पहली बार माननीय काशीराम साहब के माध्यम से विधायक चुनकर के आए थे, हड़कंप मच गया था कांग्रेसियों में, भाजपा के अंदर। तो जो लोग पैदा होते ही तो वो उनका निजी स्वार्थ होता है, उनका कोई औकात नहीं होती है दो कौड़ी गिरी। आप जहां से विधायक सांसद बना के भेजते होंगे, आपके समाज की कोई भी एक बात विधानसभा में बोलता है क्या? लेकिन वोट लेने के लिए जाति की दुहाई देता है आपसे, अरे हम आपकी राजनीति से, और आप लोग सुन, अरे भैया इससे तो अच्छा यही है, इसी को चुनाव के वोट डालो, सारे इकट्ठा होकर। ये काम हमको बंद करना होगा, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी खड़ी किया। मेरे हमारे साथियों और मेरी प्यारी माताएं बहनों, ये हमारी लड़ाई जनरेशन की है, ये केवल इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। मानो जी ने भी कहा, ये जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये सारे राष्ट्र के अंदर में, सारे देश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। रिजल्ट आगे में समय लग सकता है, और अभी समय एकदम अनुकूल आ गया है। लोग दोनों से परेशान है, दोनों को चेक करके देखिए, दोनों से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह सकती, इसलिए दोनों घटाना होगा। और अगर मान लीजिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए जीतने वाला जो काम नहीं कर सकता है, अभी तक तो हम जीतने चले आ रहे हैं ना, जिताने चले आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या अफवाह फैला रखी है पता है आप लोगों को? ये कांग्रेस भाजपा के लोगों ने क्या समाज में अफवाह फैला रखी है, खासतौर पर हमारी बहनों के अंदर में, हमारी माताओं के अंदर में, जेंट्स में तो है ही है। वो क्या बोलते हैं चुनाव में, अरे हारने वाले को वोट डाल के वोट क्यों खराब कर रहे हैं, जीतने वाले को वोट डालना चाहिए। आप लोगों को सुनने में मिलता होगा, हारने वाले को वोट डालेंगे तो वोट खराब हो जाएगा, जीतने वाले को डालेंगे तो वोट सही निकल जाएगा। गलत बात है। वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया है, ये वोट खराब नहीं होता है। जब भी चुनाव आता है वोट हमेशा नया ही रहता है, इसको घसना या मारना नहीं पड़ता है चुनाव लगा करके। ये वोट हमेशा ताजी रहता है, नया रहता है, और वोट पार्टी के खाते में जमा होता है। जो चुनाव लड़ेगा उसके अकाउंट में जमा होता है, और जमा आपके घर में गुल्लक है, आपने कोई बैंक में खाता खुलवाया है, और खाता खुलवाने के बाद में 500 रुपए में, 1000 रुपए में 1 रुपया भी उसके अंदर आपने जमा नहीं किया, और 2 साल के बाद में आप पहुंचेंगे मैनेजर साहब के सामने, स्लिप भरे हुए कहेंगे 2 साल पहले मैंने खाता खुलवाया था, अभी 1 लाख रुपए मुझे निकालना है, और 1 रुपया डाला नहीं है उसके अंदर में। सर 1 रुपया डाला नहीं है, तो क्या मैनेजर साहब आपको 1 लाख रुपए दे देंगे निकाल के? क्या बोलेंगे, तेरा दिमाग खराब है क्या? 2 साल पहले खाता खुलवाया था तुमने, अभी तो वो माइनस में चला गया, बंद हो रहा है। तुम जब भी पैसा डालोगे पहले वो सारा भरपाई करेंगे। लाइव चलवा रहे हैं खुद, निकालना तो छोड़िए, फिर मैं क्या करूँ? तो जब हम लोग हमारे नाम पर, हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम पर वोट डालेंगे, आज 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 50,000। 2-3 चुनाव के अंदर में हमारा विधायक, हमारा सांसद होगा कि नहीं होगा? अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे उसके नाम पर वोट डालना, और फिर हम अपने दुश्मनों को मजबूत करते रहेंगे, कांग्रेस या भाजपा को वोट डालते रहेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे होगा, हम विकल्प कैसे खड़ा करेंगे? इसलिए वोट पार्टी के खाते में जमा होता है। जो भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की सरकारें चला रही है, जो कांग्रेस पार्टी 57 साल तक देश में राज की, किसी समय की जमानतें जब्त होती थी, इनको कैंडिडेट नहीं मिलते थे चुनाव लड़ने के लिए। दर्शन का इतिहास है, बीजेपी का इतिहास है,
करने वाले लोग हैं, जो जनसंघी लोग हैं, वो कहते थे हार जाएंगे मगर वोट जनसंघ को ही देंगे, चाहे 5,000 वोट मिले, चाहे जमानत तक हो जाए, मगर वोट हम हमारे को ही देंगे। तब जाकर के आज बीजेपी अस्तित्व में आई। और हम अपनी ताकत को अगर दुश्मन को ही मजबूत करने के लिए लगाते रहे तो हमारा काम कैसे होगा? हम तो दुश्मनों को काम करते रहेंगे और फिर हम कहेंगे हमें ये नहीं मिल रहा, हमको वो नहीं मिल रहा, हमारी ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ये सारा काम करने के लिए दोस्तों आप लोगों को ये संकल्प लेना है, आप लोगों को ये शपथ लेनी है कि आने वाले चुनाव के अंदर में सीकर से नहीं बल्कि 8 विधानसभाओं से हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे समाजवादी पार्टी के नाम। एक विकल्प समाज के हाथ में देंगे हम लोग। रिंग में या लड़ाई के मैदान में जब दो पहलवान उतरते हैं तो हारेंगे या जीतेंगे कोई काम होता है ना बहन जी? तीसरा कुछ होता है क्या? जीतता तो एक ही है, बाकी सारे लोग हारते ही। रिंग में उतरेंगे तो हार जीत का फैसला होगा और वो हम उतरेंगे ही नहीं। 5 साल तक हम लाखों रुपया संगठन को खड़ा करने के लिए चलाने के लिए हम लोग कहते हैं, 500 के नाम पे देते हैं, अधिवेशनों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, धरना प्रदर्शन रैलियां करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन ये वही हाल हो गया जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, लाखों रुपए फीस देता है, उसके बाबा किसी विषय में कमजोर है तो मैथ का ट्यूशन लगाता है, अलग से साइंस का ट्यूशन लगाते हैं, इंग्लिश का ट्यूशन लगाते हैं और एग्जाम में बैठे ही नहीं। कोई फायदा होगा उससे? नहीं। कैसे मालूम चलेगा फेल होंगे या पास होंगे? हम 5 साल तक लड़ाई लड़ते हैं, पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं और जब चुनाव आता है तो हमारा कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करते थे यहाँ पे जो है, तो फिर कैसे हमारा ताकत बढ़ेगी? इसलिए 50% सफलता तो आपकी तभी निश्चित हो जाती है जिस समय आपने हर विधानसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और 10-20 हजार पर्चे छपा करके उनके हाथों में दे दीजिए, साइकिल से बांटो, पैदल बांटो, मगर हमारी विचारधारा, हमारे संगठन की बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए ये आपको हमने खड़ा किया है, मगर हमारी ताकत से दुश्मन मजबूत नहीं होना चाहिए। अब तो परिवर्तन होगा, तब तो क्रांति होगी। ये काम क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? सभी लोग, हमारी माताएं बहनें, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, ये लड़ाई इलेक्शन की नहीं है, ये जनरेशन की लड़ाई है और इस काम के लिए खास तौर पर हमारी बहनों को आगे आना होगा। और वोट डालते समय मैं आज ही बता रहा हूं आप लोगों को, आपको इतना अपने वोट के प्रति जागरूक होना है। ये काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को कैंप लगा करके ये बात समझाने का काम करना चाहिए, मगर वो करते नहीं हैं। इसलिए मैं जिम्मेदार होने के नाते मैंने जो समझ पाया है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग क्या करते हैं? जिस दिन वोट डलता है, वोट वाले दिन क्या करते हैं? हमारे लोग, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, माताएं चूल्हा नहीं जलाती और सवेरे सवेरे सबसे पहले जाके बूथ में वोट डाल के आते हैं, खाना बाद में पकाएंगे, ठंडे ठंडे में वोट डालेंगे, ऐसा ही होता है ना। और सबसे आगे लाइन में लग करके आपने ईवीएम पर बटन दबाया और बटन दबाने के बाद में अगर आप कांग्रेस और भाजपा को हटाना चाहते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के सिंबल के सामने बटन दबाया तो वहां एक लाल बत्ती जलती है, पी की आवाज आती है और दबाते ही आप वहां से भाग निकल जाते हैं, तुरंत नहीं जाना चाहिए। हर वोटर को अपने अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। बत्ती जलने के बाद में, बटन दबाने के बाद में, पी की आवाज आने के बाद में उधर ही 7 सेकंड तक खड़े रहना है और वो कर्मचारी भी रहेगा, हो गया, जाओ, हो गया, अरे कहाँ हो गया, किधर गया मेरा वोट, बताओ मुझे। तो दूसरी जो मशीन रखी हुई है, एक में तो बटन दबाते हैं, दूसरी जो मशीन होगी उसमें वो चारपाई का या जो भी हमको चुनाव